फिरौन कैसे हो सकता है कि अगर किसी दूसरी पार्टी को वो वोट कर रहा है, ये उसकी वो अपनी इच्छा है, स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्र है वो। सिफत हो सकती है फिरौन जैसी, जो जालिम है, जिसने सीमांचल के मुसलमानों की तरक्की के बारे में नहीं सोचा, वो जालिम है। और जो जालिम होगा उसकी फिरौन की सिफत हम कह सकते हैं, नमरूद की सिफत कह सकते हैं। नमरूद को घमंड था ना, नमरूद को अपनी सत्ता पे घमंड था। उस नमरूद की घमंड को तोड़ा अल्लाह ने। तेजस्वी के भी उस घमंड को तोड़ेगा अल्लाह ताला। जो ये घमंड है कि मैं लालू प्रसाद का बेटा हूं और मैं ही मुख्यमंत्री बन सकता हूं और बाकी यहां से मुसलमानों की कोई वक़्त नहीं, उस घमंड को अल्लाह ताला तोड़ेंगे। और इसलिए नमरूद कहा गया। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी से इतनी नफरत है साहब आपको? यही बात तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, यही बात आरएसएस भाजपा कहती है कि देखो मुसलमानों का चेहरा और टोपी और दाढ़ी देख के उसको कट्टरपंथी कहते हैं। यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है, मुख्य धारा की बात तो करें, मुख्य धारा में लाने की बात करें, कहीं ना कहीं आप मुसलमान को कटने जैसा भी कर दे रहे हैं कि मतलब हर किसी से कट जा रहा है, हर पार्टी से कट जाएगा। आप भी एक अलग थलग कर देने वाला कर रहे हैं, मुसलमान अलग थलग हो जाएगा। क्यों? हमने यहाँ से अभी इलेक्शन से पहले महागठबंधन को क्या कहा था कि हमें 6 सीटें दे दीजिए, ठीक है ना। और चूंकि सिर्फ इसलिए था कि भाई बिहार में वोटों का बिखराव ना हो, लेकिन जो अहंकार और घमंड था ना वो ऐसा है। आपने कहानी सुनी ना वो ये जो महाभारत की है कि भाई 5 गांव मांगे थे कौरवों से पांडव ने, नहीं दिया तो 80 दे के चुकाना पड़ा ना। आपने 6 सीटें बदला लेंगे, नहीं, आपने 6 सीटें नहीं दी हैं, हम 36 लेके चुकाएंगे, डबल डिजिट में चुकाएंगे और बहुत भारी पड़ने वाला है। नमस्कार, आपके साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और मेरा नाम पूजा माथुर है। आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। और जैसा कि अभी सीमांचल की धरती पर मैं मौजूद हूँ, लगातार आपको क्षेत्र क्षेत्र जा जाकर, गांव घर जा जाकर मैं आपको यहाँ का मुआयना करा रही हूँ। और जिस तरीके से सीमांचल में मुसलमानों को लेकर क़यादत की बात हो रही है, ओवैसी साहब बड़ा चर्चा में है और लगातार तेजस्वी भी एंग्री बर्ड बने हुए हैं। उन्होंने उनको एक्सट्रीमिस्ट शब्द जो है वो दे दिया। तो शोएब जमी जी हमारे साथ। शोएब जमी जी, जिस तरीके से अभी सीमांचल की हर सीटों पर मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ, वहाँ का रुख देख रही हूँ, तो देखने को मिल रहा है एमआईएम का जो रुख है वो युवाओं में है, लेकिन वहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं उनमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पर भी मैं देख रही हूँ युवा यानी कि 15 से 25 साल वाला, इसी तरीके का उत्तर प्रदेश में भी युवा देखने को मिलता है योगी के लिए, योगी साहब के लिए। उनके लिए वो जैसे बुलडोजर बाबा हैं, वो देखना चाहते कि बुलडोजर हैं, तो इसलिए इस तरीके का क्यों देखने को मिल रहा है? बुजुर्गों में आपकी पैठ क्यों नहीं हो पा रही है, ये मैं जानना चाहती हूँ। इस देश का युवा ही इस देश का भविष्य है। और शुक्रिया माथुर जी, आपने कम से कम इस बात को एक्सेप्ट किया। और ये मजलिस के लिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज कह सकते हैं हम, मुबारक हो कि आपको इस देश का युवा पसंद कर रहा है। और आज आपने ये बात कह दी कि बिहार का युवा मजलिस को पसंद करता है। जिस भी देश में, जिस भी राज्य में युवा जिस पार्टी को या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करेगा वो बहुत ग्रो करेगा, बिकॉज युवा ही भविष्य है ना हमारा। तो बहुत शुक्रिया, आपने ये बात कही। रही बात कि बुजुर्ग नहीं, हमारे यहाँ तो भाई हमने तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग को देखा है जो आंसू उनके आंखों में हैं मजलिस के बारे में कहते हुए, और इतना भावनात्मक तरीके से वो एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इन गाँव खेड़ों में देखिए, मैं पिछले 10 दिनों से हम लोग इसको देख रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो महसूस भी करते हैं कि किस तरीके से खासतौर पर सीमांचल के अंदर युवाओं और बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा यहाँ से तबका मजलिस के साथ। हालांकि हमारी विरोधी पार्टियां इस तरह के नैरेटिव वो जो है 2020 में भी चलाते थे, पर फिर भी हम 5 सीटें जीत के लाए, है ना। जीतना भी एक बड़ी बात है, वो भी किसी बगैर की सपोर्ट के। तो वो जो नैरेटिव चलता था वो हमेशा धराशायी हुआ है। और इस बार तो हम लोग पिछली बार के रिजल्ट से डबल दोहराने जा रहे हैं और डबल डिजिट में हम जो है आ रहे हैं इंशाल्लाह, डबल डिजिट में। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, अभी जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि ओवैसी साहब मंच से कह रहे हैं कि हम मुसलमान को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी जो लीडरशिप है वो मजबूत करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन और पार्टी आपको ये मौका नहीं देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ऐसे इल्जाम भी लग रहे हैं कि मुख्य धारा की तो बात करते हैं, क्या आप ये मानते हैं सच में आप मुख्य धारा में खड़े हो रहने की बात करते हैं मुसलमान के हर युवा के लिए और मुसलमान के लिए? यकीनन आप पिछले 10-15 साल में देखिए
किस तरीके से बैरिस्टर ओवैसी साहब ने पूरे सीमांचल के अंदर एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है पॉलिटिकली। एक बहुत बड़ा यहाँ से चेंजेस आया है। जो लोग कभी सीमांचल की बात नहीं करते थे, सीमांचल को अलग काउंट करके उस मुद्दे को नहीं सामने रखते थे, आज उनको यहाँ से सदन में कहना पड़ता है या उनकी जुबानों पर सीमांचल आ रहा है। ये बैरिस्टर ओवैसी साहब की देन है, वरना कौन बात करता था सीमांचल डेवलपमेंट फंड की? उसको तो मानते ही नहीं थे। आप अभी भी जाकर के देख लीजिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बना के रख दिया है पूरे सीमांचल को। आज भी 6 साल के 7 साल के बच्चे के कपड़े पे, बदन पे कपड़ा नहीं है। बच्चियां यहाँ से कौन, लिटरेसी रेट क्या है यहाँ पे आप देखिए, क्या कितनी पर कैपिटा इनकम है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। पूरे किशनगंज में एक यहाँ से ढंग का अस्पताल नहीं, पूरे कोचा धामन में नहीं, आप पूरे अमौर में एक ढंग का ये नहीं है, क्या बोलते हैं, होटल नहीं है। अब तो अभी आप देखेंगे वहां जाके पूछिए तो बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। किसने रखा? यही राष्ट्रीय जनता दल थी, उससे पहले कांग्रेस थी, अब पिछले 20 सालों से जदयू और भाजपा है। तो इन तीनों दलों ने जिस तरीके से पूरे सीमांचल को इग्नोर किया, तो युवाओं के मन में तो ये होगा ना कि भाई हमारी पैदाइश से लेकर अब तक सीमांचल में कोई हालात नहीं बदले। तो जो भी वो मसीहा खेवनहार होगा सीमांचल की बदहाली को दूर करने का, वो उनका हाथ थामेंगे। और मैं सलाम करता हूं सदर मजलिस को कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाई है। और आज आप देखेंगे कि जो लोग ये समझते थे कि मुसलमान एक महागठबंधन या कांग्रेस आरजेडी के गुलामी करता रहा है, या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर वो फॉर ग्रांटेड लेते थे कि भाई जाएगा किधर, इसको कुछ भी करो, दो मत दो, कुछ करो इनके लिए, जाएगा किधर। अब इनके मन में डर है, जाएगा किधर? मजलिस में जाएगा, और चला गया। लेकिन यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है, मुख्य धारा की बात तो करें, मुख्य धारा में लाने की बात करें, कहीं ना कहीं आप मुसलमान को कटने जैसा भी कर दे रहे हैं कि मतलब हर किसी से कट जा रहा है, हर पार्टी से कट जाएगा। आप भी एक अलग थलग कर देने वाला कर रहे हैं, मुसलमान अलग थलग हो जाएगा। क्यों? हमने यहाँ से अभी इलेक्शन से पहले महागठबंधन को क्या कहा था कि हमें 6 सीटें दे दीजिए, ठीक है ना। और चूंकि सिर्फ इसलिए था कि भाई बिहार में वोटों का बिखराव ना हो, लेकिन जो अहंकार और घमंड था ना, वो ऐसा है। आपने कहानी सुनी ना वो ये जो महाभारत की है कि भाई 5 गांव मांगे थे कौरवों से पांडव ने, नहीं दिया तो 80 दे के चुकाना पड़ा ना। आपने 6 सीटें बदला लेंगे, नहीं, आपने 6 सीटें नहीं दी हैं, हम 36 लेके चुकाएंगे, डबल डिजिट में चुकाएंगे, और बहुत भारी पड़ने वाला है। आप देखेंगे अभी तेजस्वी यादव जी बौखला गए, बौखलाहट में सारी बातें कह रहे, तेजस्वी जी हों या फिर इमरान प्रतापगढ़ी जी हों। अब वो कह रहे हैं चरमपंथी है, मुसलमानों की दाढ़ी टोपी से इतनी नफरत है साहब आपको। यही बात तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, यही बात आरएसएस भाजपा कहती है कि देखो मुसलमानों का चेहरा और टोपी और दाढ़ी देख के उसको कत्तरपंथी कहते हैं। जो आपके नेता ने भी तो इस तरीके का बयान दिया, इस तरीके की उंगली काट देंगे, आंख निकाल लेंगे, ये भी तो एक चरमपंथी। उसके बाद उन्होंने कहा ना, लेकिन ऐसा कहना क्या सही है? ये सही मान रहे हैं आप? लिटरल मीनिंग है, दैट्स अ लिटरल से पॉलिटिकली जो है ना, आप इस बात को समझिए। आप तेजस्वी यादव का कंपैरिजन कर रहे हैं क्या? तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है, और आप क्या बातें करते हैं। सदर मजलिस की जुबान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप बता के दिखा दीजिए कि कौन सा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उन्होंने कही है। दूसरी बात, आप जो इस पूरे सीमांचल की कह रहे मुख्य धारा, हमने जिनको पार्टी ने टिकट दिया है कोचा धामन से, उनका सरवर आलम नाम है, वो जामिया के एलुमनाई है, जामिया से पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है। आज यहाँ पे अस्पताल की बात कर रहा है, स्कूल कॉलेज की बात कर रहा है, युवाओं के रोजगार की बात कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने पूरी प्लान बनाई, पूरी उनकी ब्लूप्रिंट है। हालांकि ब्लूप्रिंट वाली बात मैथिली ठाकुर जी से पूछी गई थी, तो पता नहीं किसको अन्यथा उन्होंने कुछ अलग ले लिया था रूप रंग। मैं कैमरे पे मैं भी नहीं कह सकता वो बात, लेकिन अब सवाल ये हो सकता है कि जो जोकर किस्म के लोग हैं, जिन्होंने आज तक यहाँ से सीमांचल में कोई पढ़ने लिखने की बात नहीं की, कैसा मास्टर, काहे का मास्टर, चोरों का मास्टर है, किस चीज का मास्टर है? नाम खराब है। 9 सालों से 10 सालों से भाजपा को मजबूत करते आए हैं ये लोग, मास्टर मुजाहिद। अब आप इसका मुकाबला कर रहे हैं एक पढ़ा लिखा नौजवान सरवर आलम से, जो जामिया से पढ़ के आया। तो सीमांचल का युवा जानता है कि किनको चुनना है, कौन हमारी मुस्तकबिल के लिए सही फैसले ले सकता है।
अभी ओवैसी साहब ने एक बयान दिया कि फिरौन, नमरूद, इस जैसे शब्द को आप कैसे देख रहे हैं? कोई फिरौन कैसे हो सकता है कि अगर किसी दूसरी पार्टी को वो वोट कर रहा है, ये उसकी अपनी इच्छा है, स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्र है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। लेकिन ये शब्द कहीं ना कहीं चुभोने वाला है, कहीं ना कहीं काटने वाला भी है, कि आपके प्रति नफरत पैदा करने वाला भी, कि कोई फिरौन कैसे हो सकता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये पता नहीं इमरान प्रतापगढ़ी जी ने क्या बोला है इस पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वोटर्स को हमने कभी कुछ नहीं कहा। वोटर्स का बिल्कुल सम्मान, इस लोकतंत्र में कौन किसको वोट करता है वो उसका अधिकार है। कभी भी वोटर के बारे में हम कभी नहीं कहते। हाँ, लेकिन वो नेता जो मुसलमानों को बरगलाते रहे और अब भी बरगला रहे हैं पैसे दे दे करके और बहुत तमाम बातों से, उनकी सिफत हो सकती है फिरौन जैसे। जो जालिम है, जिसने सीमांचल के मुसलमानों की तरक्की के बारे में नहीं सोचा, वो जालिम है। और जो जालिम होगा उसकी फिरौन की सिफत हम कह सकते हैं, नमरूद की सिफत कह सकते हैं। नमरूद को घमंड था ना, नमरूद को अपनी सत्ता पे घमंड था। उस नमरूद की घमंड को तोड़ा अल्लाह ने। तेजस्वी के भी उस घमंड को तोड़ेगा अल्लाह ताला। जो ये घमंड है कि मैं लालू प्रसाद का बेटा हूं और मैं ही मुख्यमंत्री बन सकता हूं और बाकी यहां से मुसलमानों की कोई वक़्त नहीं, उस घमंड को अल्लाह ताला तोड़ेंगे और इसलिए नमरूद कहा गया। मुस्तफाबाद जैसे दिल्ली में भी देखा गया कि कहीं ना कहीं आप विपक्ष का जो है ऐसी सीट ही पकड़ते हैं जहां विपक्ष को कमजोर कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनका वोट कटता है और फिर जाकर सीधा जो फायदा है वो भाजपा को पहुंचता है, इसलिए आपको बी टीम का टैग दिया जाता है। अपनी नाकामियों का ठीकरा हम पर कब तक फोड़ते रहेंगे? दिल्ली इलेक्शन से पहले मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को कहा था कि आइए अलायंस करते हैं और बीजेपी को हराते हैं। हमें सिर्फ 3 सीटें चाहिए थी, सिर्फ 3, ओखला, सीलमपुर, मुस्तफाबाद। नहीं माने वो। क्या हुआ नतीजा? जिन सीटों पर 1000 वोट और मुझे आया 40,000 वोट एमआईएम को। तो आपकी नाकामियों का ठीकरा तो आप मुझ पे मत फोड़िए ना। आपके लोग क्यों नहीं मेहनत करते? कांग्रेस तो गायब है हर जगह से। आप सीट भी उस तरीके की पकड़ते हैं जहां मजबूती से गठबंधन खड़ा हुआ है, वही सीटें आप पकड़ते हैं? बिल्कुल, कोई मजबूती से नहीं खड़ा हुआ है, तो बेकार बात है। मजबूती से खड़ा होता तो 10,000 वोट लेके आते क्या? ये लोग मेहनत ही नहीं करते। ये समझते हैं मुसलमान बंधुआ मजदूर है। हम क्या कोई यहाँ से चैरिटी खोल के रखे हैं क्या? जो भी पार्टी आएगी उसको चैरिटी करके यहाँ से बोल देंगे? भाई, हम एक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी स्ट्रैटेजी है। हम कहाँ चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं हम तय करेंगे ना, कोई आप थोड़ी तय करेंगे। भाई, हर प्रदेश में संगठन है। मान लीजिए आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, आपके प्रदेश का संगठन है और वो वर्षों से मेहनत कर रही है। एक जमहूरियत में सबको अधिकार है और संगठन अगर मजबूत है और चुनाव लड़ने की स्थिति में है तो क्यों नहीं लड़ेगा? आखिरी सवाल आपसे करूंगी और उसी पे मैं जो है फिनिश भी करूंगी इस इंटरव्यू को। अभी आप एक फोटो आपने सोशल मीडिया पे डाली थी और आप जब दिल्ली से यहाँ पर आ रहे थे प्रचार के लिए, तो आपने एक जो CANRC की जो अम्मा थी जिनको सभी लोग जान रहे थे उस चेहरे को, तो आपको ट्रोल भी किया जा रहा था। तमाम लोग लिख रहे थे कि चुनाव और राजनीति में ऐसे बुजुर्गों को नहीं लाना चाहिए, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आपने उनका चेहरा भी इस्तेमाल किया, उनको लेकर आ गए। राजनीति में इतना गिरना सही नहीं है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कमाल की बात है। आपको पता है अनीसुर रहमान साहब हमारे MIM के कैंडिडेट हैं दरभंगा से, और अनीसुर रहमान साहब की दादी हैं वो। उनका खुद का पोता चुनाव लड़ रहा है MIM से, तो उसके लिए सपोर्ट नहीं करेगी तो किनको सपोर्ट करेगी? मैं तो दादी के साथ पूरे शाहीन बाग आंदोलन के दौरान पूरे देश भर में घुमा हूँ। तो वो शाहीन बाग की दादी कहीं किसी और प्रदेश से बुला करके ये कर नहीं है। चुनाव के टाइम में ही क्यों लेकर रखे आए? भाई, वो ओवैसी साहब को पसंद करती है, वो MIM को पसंद करती है। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब ने हमारे लिए बहुत आवाज उठाई है और आज उनको खुशी है कि भाई उनका पोता जो है वो MIM से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो वो उन्हीं का घर है, वो उनका अपना घर है। अरे ये तो मतलब क्या दीवाने हो गए क्या? मतलब अपनी दादी और पोता को नहीं सपोर्ट करेगी तो क्या तुम्हारे को यहाँ से किसी झूम झूम के गाने वालों को सपोर्ट करेगी, जो लोग यहाँ से मुसलमानों को बेचने का काम करते हैं देश भर में? तो भाई ऐसा है कि लोग क्या कहते हैं नहीं कहते मुझे नहीं मालूम, पर हमने ये कहा था कि शाहीन बाग आंदोलन के बाद एक ख्वाब था हमारा कि मुसलमान लीडरशिप को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से मुसलमानों ने एक विपक्ष की भूमिका निभाई, मैं यही तो कहता हूं कि
डंडे खाए मुसलमान, यूएपीए में बंद हो मुसलमान, और विपक्ष की भूमिका निभाए मुसलमान, भाजपा और ट्रोल गैंग की गालियां खाता है मुसलमान, सब कुछ यहां से बर्दाश्त करता है इस जमहूरियत में, सिर्फ बीजेपी से दुश्मनी लेने के चक्कर में। और उसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेंगे यादव जी और सहनी जी, और मुसलमान क्या करेगा? दरी बिछाएगा। नहीं मतलब नहीं, अब नहीं बिछाएगा, अब मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। अब बात वहां तक नहीं, उप मुख्यमंत्री इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, राइट? विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की जो है ये भी आ गई है एक बात, तो मुख्यमंत्री पार्टी से भी बनने जा रहे हैं। अभी शोएब जवेरी जी ने हमारे साथ ये बात भी रखी है, तो मुख्यमंत्री जैसा आप जो शब्द बोल रहे हैं बात मतलब होगा ऐसा। हमें किसी हिंदू भाई से कभी भी हमारा कोई भी यहाँ से मतभेद नहीं रहा। हिंदू हम, हमारे पार्टी में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। राणा रणजीत सिंह जी को आप जानते हो, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू भाइयों से हमारी गुजारिश है, कभी भी हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बीजेपी से हो सकता है, पर हिंदू से हमारी कभी नफरत नहीं, बल्कि हमें बहुत मोहब्बत मिलती है और हम भी उनको बहुत ये करते हैं, और हमेशा हमारा एक पारस्परिक संबंध है। लेकिन सीमांचल का बेटा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या सीमांचल का हक नहीं है कि यहाँ का कोई बेटा मुख्यमंत्री बने? सिर्फ मुसलमान बनेगा, हिंदू हिंदू में से भी क्यों बनेगा? राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा? बैलेट से निकला हुआ यहाँ से नतीजा जो है वो अब तो बैलेट से राजा बनेगा, माँ के पेट से राजा नहीं बनेगा। हो सकता है सीमांचल से कुछ बने, कुछ भी स्थिति हो सकती है, क्या पता यहाँ से कल को स्थिति ऐसे बने कि सबको दारुसलाम जाकर के लौटना पड़े कि भाई कुछ करिए। चलिए, तो हमारे साथ शोएब जवेरी जी थे जिन्होंने मुखर होके हर सवाल जो हर युवा के मन में चल रहा था कि भाई एमआईएम कोई सवाल ऐसा जवाब जो है हम चाह रहे हैं, तो वो सारे मुद्दों पे मैंने यहाँ पर बात की। फिरौन जैसे मुद्दा अभी बहुत उठ रहा था, ट्रोल हो रहा था लगातार, जो सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा था, एक्सट्रीमिस्ट जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए, तो तमाम चीजों पर साफ करते हुए उन्होंने साफ तौर पे बोला, मुख्यमंत्री जैसी दावेदारी भी उन्होंने की है। तो इन सब पे और इंटरव्यू मैंने इनका किया, इस सब पे आपका क्या रिएक्ट है, और अपना जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।